हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे और घर में बिल्कुल सेफ़ होंगे। ठीक है, अपने आप को प्लीज़ प्रोटेक्ट करें। पढ़ाई के दिन बहुत ही कम लिमिटेड रह गए हैं, तो बढ़िया से तैयारी रखें, रिवीजन अप टू डेट रखें। ठीक है, तो ये वीडियोस इसीलिए हैं कि जब भी आपको लगे कि अब आप पढ़ नहीं सकते तो फटाफट से हेडफोन्स लगाएं और फटाफट से रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस ये नहीं हैं। क्रिस्प एनालिसिस फटाफट हो जाता है। ICAI ने वैसे ही क्विक रिवीजन दे रखी है आपको। ठीक है, तो हम IDT का कर रहे थे, पेपर नंबर 8 का CA फाइनल का रिवीजन। हम थे सेक्शन 17 पर, क्योंकि हमने कहाँ तक कर लिया था, रिस्ट्रिक्शंस तक कर लिया था कि अगर रिस्ट्रिक्टेड ITC है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको 10% फालतू दे देते हैं वो लोग। ठीक है, और मैक्सिमम उतना ही होना चाहिए जितना आपका होना एलिजिबल ITC होता है टोटल में। ठीक है ना, 10% को मिला कर के बात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो अब हम कर लेते हैं ये वाला। ये रहा, मैंने आपके लिए कर लिया जूम, है ना। यहाँ से देख लेते हैं सेक्शन नंबर 17। ठीक है ना, पहला इसका एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट कर लेंगे। जैसे पहला पार्ट बोल रहा है अपोर्शनमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं सेक्शन नंबर 17। फटाफट से आप यहाँ से कर लें, या फिर आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी सेम चीज़ ही लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 17 रिलेटिंग टू द अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कैसे अपोर्शन करेंगे और ब्लॉक क्रेडिट, रीड विद द रेलिवेंट रूल। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लॉक हैं और कैसे अपोर्शन करेंगे। तो पहले ए पार्ट करते हैं, अपोर्शन कैसे करेंगे। देखिए क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, यूज़ पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। अगर आधा, जैसे आप मान लो 50-50 मान लेते हैं, हाफ बिजनेस के लिए यूज़ करी, हाफ नॉन बिजनेस के लिए यूज़ करी, तो आप क्या करोगे सबसे पहले। ठीक है ना, ITC अवेलेबल ओनली एज के ITC कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका एरो देखो ऊपर जा रहा है, कितना मिलेगा, एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पसेस। तो जितनी परसेंटेज बिजनेस के लिए होगी उतना मिलेगा, और जितनी नॉन बिजनेस के लिए होगी या पर्सनल होगी उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा है, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल, है ना। टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल में सारे आ गए, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो वो भी आ गए, जीरो रेटेड सप्लाई भी आ जाएंगे। ठीक है ना, जीरो लिखा ना, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम, मतलब या तो आपका हाँ टैक्सेबल सप्लाई या फिर एग्जाम सप्लाई। तो पार्टली पार्टली है, तो किसका मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका मिलेगा जो टैक्सेबल होगी। एग्जेम्प्ट जब पहले से ही गुड्स एग्जेम्प्ट है तो उसका लिया गया इनपुट का क्यों देंगे जब आउटपुट पे टैक्स नहीं है, तो है ना। तो इसीलिए ITC नहीं मिलता उनका, क्योंकि गवर्नमेंट कहती एक जगह ले लेती हूँ, इसलिए नहीं लेती। पर यहाँ पर जो नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं वहाँ दोनों जगह टैक्स लगता है, इसीलिए वहाँ क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, अगर आपने पार्टली टैक्सेबल के लिए यूज़ करा और पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए, टैक्सेबल में जीरो रेटेड भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखेगा। तो ये ITC किसका अवेलेबल होगा, एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, जिसमें जीरो रेटेड भी आएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा ना, हमेशा आपको उसमें से छांट लेना है कि बिजनेस के लिए कौन सा है, टैक्सेबल के लिए कौन सा है। नीचे देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड रिवर्स चार्ज सप्लाईज, एग्जेम्प्ट में रिवर्स चार्ज भी आ जाता है। ठीक है ना, एंड ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़। रिवर्स चार्ज सप्लाईज पता है क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्प्ट में, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रिवर्स चार्ज होती है ना वो आपको कैश में पे करनी पड़ती है, और प्लस आप इसका ITC भी ले लेते हो। तो दोनों जगह वगैरह, एक तरफ आपने OTL में ऐड कर दिया और एक तरफ आपने ITC ले लिया, तो जब ये दोनों माइनस करोगे तो इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा ना, तो नील इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए तो रिवर्स चार्ज यहाँ पर इसलिए एग्जाम्प्ट में बोल रहे हैं वैसे। ठीक है ना, उसमें अगर कोई सर्विस है वो भी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ शेयर्स वगैरह में होते हैं, उस पर तो आप STT पे करते हो, तो वो यहाँ नहीं डायरेक्ट टैक्स में आता है। एंड एक्सक्लूड एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, जो नेगेटिव लिस्ट है वो भी सारी बाहर निकाल दी, एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़ दिया, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, तो इन्होंने शेड्यूल 3 को भी इंक्लूड करा है इसमें एग्जेम्प्ट में, तो वो एग्जेम्प्ट में सारी चीज़ें ले रहे हैं। कह रहे हैं एग्जेम्प्ट में हम ITC नहीं देंगे, रिवर्स चार्ज पे नहीं देंगे, सिक्योरिटीज़ में भी नहीं देंगे, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो सारी शेड्यूल 3 वाली भी एग्जेम्प्ट है। किसको छोड़ रहे हैं, हाँ किसको टैक्सेबल में मानेंगे, कि वो सप्लाई में मानेंगे, कि जहाँ पर अगर आपने कोई सेल वेल करी है जहाँ पर उसका एंटायर कंसिडरेशन कब लिया है आपने, हाँ इज़ रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये सेल वगैरह में इसमें ये प्रॉब्लम आती है, जो सेल ऑफ बिल्डिंग है ना
वो हमेशा नेगेटिव लिस्ट का पार्ट होती है, क्योंकि जब आप सेल, बिल्डिंग, लैंड कर कुछ भी परचेज वगैरह करते हो या सेल करते हो तो उसमें आपको पता होगा स्टैम्प पेपर बनता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, इसलिए उस पर GST नहीं है। पर अगर आप ये सोचिए, अगर कोई बन रहा है बुकिंग, मतलब सपोज करो कोई प्रोजेक्ट पास हुआ है और उस प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग करा ली है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले बुकिंग करा ली, तो जो पहले पैसा देते हो ना आप, उस पहले पैसे दिए को बुकिंग मान लिया जाता है और वो GST की कैटेगरी में आ जाता है, सर्विस की कैटेगरी में, और उसको फिर उसमें आपका GST लग जाता है। बट अगर बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप परचेज करते हो फिर बिल्डर से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है। एग्जाम सप्लाईज़ में वो सप्लाईज़ तो ले लेंगे जो कि आपने जिस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, पर वो वाली नहीं लेंगे, ठीक है, वो वाली नहीं ली जाएगी जिसको आपने बुकिंग में करा है। बुकिंग वाली तो यहाँ पर टैक्सेबल में आ जाएगी, तभी यहाँ पर वर्ड एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है ना। तो उन सप्लाईज़ को छोड़ देना, सेल वगैरह को, जहाँ पर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हाँ, पोस्ट आपको मिल गया था, पैसे का आपने एंटायर पहले ही करे थे, एंटायर कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट क्या बोल रहा है, देखो बी पार्ट बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजंस देखो क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग एंड NBFC, उनके लिए कितना ITC ले सकते हैं। ऊपर तो मैंने ITC बता दिया, बिजनेस के लिए मिलेगा, नॉन के लिए नहीं मिलेगा, टैक्सेबल के लिए मिलेगा, एग्जाम्प्ट के लिए नहीं मिलेगा। अब है स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग, अब इनको कितना कितना मिलेगा, इनके लिए मैं बता देती हूँ। इनके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल खुले रहते हैं हमेशा GST के रिस्पेक्ट में। पहला ऑप्शन कहता है या तो आप प्रोपोर्शनेट ITC लो, मतलब अपनी बुक्स में बाइफरकेट करो कौन सा बिजनेस के लिए, कौन सा बिजनेस के लिए नहीं है, और जितना बिजनेस के लिए उतना आप ले लो, सारा का सारा ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बैंकिंग बिजनेस में इन चीज़ों का ध्यान रखना, किस पे ITC मिलेगा किस पे नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक वाले अपनी सर्विसेज का या इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे या इसका ध्यान रखेंगे, राइट। इसीलिए वो दूसरा ऑप्शन एक दे दिया इनको कि अवेल 50% ऑफ एलिजिबल ITC, मतलब जितना आपका ITC बनता है ना, सिर्फ उसका 50% आप ले लो, बाकी का 50% क्या हो जाएगा, लैप्स, क्योंकि 50% ऐसा ITC हो जाता है जो कि लेने लायक नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद से 50 बोल दिया, ठीक है। तो याद रखना आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो किताबों में दिखाओ कितना ITC बनता है उतना ले लो, नहीं दिखा सकते तो 50 मिलेगा। देखो रिमेनिंग 50% ITC विल लैप्स, बचा हुआ मैंने बोला ना लैप्स हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू टैक्स पेड ऑन सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी। अगर आपने कोई और रजिस्ट्रेशन ले रखी है, जैसे SBI का बैंक है, एक मुंबई में एक दिल्ली में, दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग हैं, इसीलिए अगर ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन है जो कि आपने सप्लाई किससे रिसीव करी है, फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन से, मुंबई वाली ब्रांच से ली है, विद इन सेम एंटिटी, सेम एंटिटी है SBI और ले ली दूसरी रजिस्ट्रेशन से, तो वहाँ 50% अप्लाई थोड़ी होगा, वहाँ तो आपको नेट हो जाएगा ना, क्योंकि आपने अपनी ही ब्रांच से सर्विस ले ली है ना, तो वहाँ पर कोई नहीं लगेगा, इसलिए 50% का रूल वहाँ पे नहीं लगेगा, पूरा ही सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, अगर आपने इन दोनों ऑप्शन में से जोन सा भी ऑप्शन एक बार ले लिया, कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब वो ईयरली होता है, 1 ईयर में एक बार ऑप्शन होगा, 1 ईयर में एक बार ऑप्शन ले लिया बस, अब नेक्स्ट ईयर में ही चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा स्पेशल प्रोविज़न वाला। देखो अब कैसे उसको करेंगे, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है जो इसमें यूज़ की जाती है ना, ये आप याद कर लो तो ठीक है, वरना लॉजिक से भी करा जा सकता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, ये है ना, ये अपोर्शन कर रहे हैं, देख रहे हो आप टेबल में सारा। देखो सबसे पहले सी पार्ट क्या बोल रहा है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो ये टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों में यूज़ हुआ है। सपोज करो आप बैग भी बनाते हो, आप जूट की कुछ वो चीज़, जूट बैग भी बनाते हो, जूट बैग एग्जाम्प्ट है और नॉर्मल बैग टैक्सेबल है, ये दोनों बनाते हो, इसके लिए आपने यूज़ करी कॉटन, है ना, आपका रॉ मटेरियल कॉटन है। अगर आपने रॉ मटेरियल कॉटन यूज़ करी है, अब यूज़ तो दोनों में करी है, अब ये कैसे पता लगाएंगे कितनी कितनी करी है, तो क्या करते हैं, कॉटन एक कॉमन क्रेडिट मिलेगा, है ना, कॉमन है ना जिसमें ये दोनों हैं, बट ये वाला जो क्रेडिट है वो तो डिसअलाउड है, ये तो डिसअलाउड है और ये वाला अलाउड है, तो ये वाला अलाउड, तो हम क्या करते हैं टोटल में से, हाँ, डिसअलाउड वाला माइनस कर देंगे, है ना, और जितना बचेगा अलाउड वाला ले लेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करना है इसको। तो देखो अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, कुछ भी करा हो आपने, टी मतलब टोटल ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब कॉटन के साथ साथ सपोज करो आपने कोई कंसल्टिंग सर्विस ली है, सपोज कर लो, है ना, तो ये एक सर्विस हो गई, ये एक गुड हो गया, तो दोनों लिया आपने। सबसे पहले T1
IT मतलब ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस। अगर आपने बिजनेस के लिए करी ही नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, कांटा लगा दो। जहाँ जहाँ वर्ड्स मिलते चले जाए ना, ध्यान से पढ़ो और कांटा लगाते चले जाओ कि ये ITC नहीं मिलेगा। और देख लो, ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट गुड्स यूज एक्सक्लूसिव फॉर एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई के लिए मिलता है? नहीं मिलता, कांटा लगाओ। एक्सक्लूसिव है, वर्ड है एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ। फिर है ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 75, ऑब्वियसली ब्लॉक क्रेडिट है तो उसके लिए भी नहीं मिलेगा। अब आ गया रिमेनिंग ITC। अच्छा जी, ये ITC हमारे काम का है। तो आपको ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन में 10 आइटम दे देंगे, 10 आइटम में से आपको 2 आइटम वही एक्सक्लूसिव फॉर नॉन दे देंगे, कुछ एग्जाम दे देंगे, कुछ ब्लॉक दे देंगे, फिर बची हुई तो छांटनी पड़ेंगी कौन सी एलिजिबल है और कौन सी एलिजिबल नहीं है। इसलिए आपने छांट लिया और उसको टोटल कर लिया, वो आपका रिमेनिंग ITC हो गया। उस ITC के अंदर टैक्सेबल भी है और कॉमन भी है, ठीक है ना। तो ये कॉमन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे आपके पास। तो अब इसमें से देखो क्या करना है। अब इसमें से आपको 2 बांटना है, जैसे ये ना T1 T2 T3 सारा ITC जोड़ दिया, ये वो टोटल ITC है, ये वाला T1 T2 T3। सपोज करो 100 टोटल ITC है, ठीक है, टोटल है ये 100। इस टोटल में से 10 रुपये इसकी हैं, 10 रुपये इसकी हैं, 10 रुपये इसकी हैं। तो मैंने क्या करा, 30 रुपीज़ माइनस कर दिए। अब ये 70 रुपीज़ का मेरा कॉमन क्रेडिट हो गया। इस कॉमन में से अब मैं क्या हटाऊंगी, अब मैं टैक्सेबल वाला हटा दूंगी। देखो क्या लिखा है नीचे, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू दिस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड। टैक्सेबल के लिए जो यूज़ हुआ है, अब वो 70 में से टैक्सेबल के लिए 10 रुपये यूज़ हुआ है, सपोज करो, तो 10 और हटा दो तो 60 रुपये। अब 60 है कॉमन क्रेडिट, ये तो क्रेडिट है, ये जो 70 रुपये है ये तो क्रेडिट है ना। इस क्रेडिट में से जो टैक्सेबल क्रेडिट होगा, TC टैक्सेबल क्रेडिट, वो हटाकर कॉमन क्रेडिट ले लो। अब इस कॉमन क्रेडिट को बाइफरकेट कर देंगे, एग्जाम्ड में और टैक्सेबल सप्लाई में। एग्जाम सप्लाई में बाइफरकेट कर देंगे और टैक्सेबल में बाइफरकेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, जब आपने इसमें से इसको माइनस करा तो क्या बचा, आपका कॉमन क्रेडिट बच गया। अब इस कॉमन क्रेडिट को कैसे बांटना है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हाँ, एग्जाम सप्लाई पता होनी चाहिए। एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई को जोड़कर आपको टोटल सप्लाई पता होनी चाहिए। इस प्रपोर्शन से आपको क्या मिलेगी, एक परसेंटेज। वो परसेंटेज आप किस पे अप्लाई करोगे, कॉमन क्रेडिट पर। उस कॉमन क्रेडिट से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्प्ट कितना पोर्शन है, राइट। हाँ, एग्जाम्प्ट पोर्शन जैसे ही आपको पता चल जाएगा वो आप हटा दोगे, राइट। ये चीज़ ऐसे करनी है। देखो नीचे आ जाओ, देखो मैंने यहाँ लिखा है D1 क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम्प्ट। जो भी एग्जाम्प्ट के थ्रू होगा, मैंने क्या बोला था, E डिवाइड बाय F हो गया ना, E एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल इनटू जो भी आपका C2 है कॉमन क्रेडिट, वो आ जाएगा। देखो, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग टैक्सेबल, टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग दिस, इफ नो टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्सेबल पीरियड नॉट अवेलेबल, वैल्यूज ऑफ द लास्ट ईयर में बी यूज्ड, ठीक है ना। लास्ट ईयर यूज़ हो सकती हैं। तो एक बारी मैं इसको जूम अप करके दोबारा से दिखा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो D1 वो हो गया जो मैंने अभी अभी आपको बताया। मैंने आपको बताया एग्जाम सप्लाई का टोटल लो डिवाइड बाय एग्जाम सप्लाई प्लस टोटल टैक्सेबल सप्लाई। तो ये टोटल सप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई बाय द कॉमन क्रेडिट कर दो, तो कितना पोर्शन निकल के आ गया, वो वाला पोर्शन निकल के आ गया जो कॉमन क्रेडिट जो एग्जाम्प्ट का पोर्शन है, राइट। एग्जाम का पोर्शन निकल के आ जाएगा और यही आपको डिसअलाउ करना है, ठीक है ना। और याद रखना, अगर आपको ये टर्नओवर निकालते वक्त वैल्यूज़ ना पता हो तो आप लास्ट ईयर की यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर D2 देखो, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस, ठीक है। इफ़ हाँ कॉमन यूज़ पार्टली फॉर बिजनेस एंड नॉन। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्रेडिट है जो नॉन बिजनेस के लिए है बट वो कॉमन यूज़ हुआ है, पार्टली बिजनेस और पार्टली दिस, तो D2 कर सकते हो आप 5%। याद रखना, सिर्फ 5% आपको मिलेगा उसका, ठीक है ना। तो C2 का 5%, C2 ये है ना, ये वाला, तो इसका सिर्फ 5% निकाल लो, है ना। वो आपका क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान से देखो, 5% इन्होंने एलिजिबल कर दिया, ये वाला भी इनएलिजिबल हो गया, ये वाला भी इनएलिजिबल हो गया, दोनों। और ये रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे कर देंगे, ऐड कर देंगे टू OTL, कहीं नहीं माइनस नहीं करना। अब लॉ बदल गई, पहले क्या करते थे, क्रेडिट में से हटा देते थे कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, अब ऐसा नहीं होता, अब OTL में ऐड हो जाता है चुपचाप से जाकर, ठीक है। तो OTL में ऐड कर देना। अब बाकी का क्या करेंगे, देखो, अब दो ITC डिसअलाउ हो गए। एक जो हमने एग्जाम पोर्शन करके निकाला था, एक जो नॉन बिजनेस NB नॉन बिजनेस करके निकाला, मतलब उस कॉमन क्रेडिट में 5% ऐसा था जो नॉन बिजनेस का था, सिर्फ 5% ही हो सकता है नॉन बिजनेस का, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना। फिर आपने इन दोनों को टोटल करके टोटल में से माइनस कर दिया। अभी मैंने ऊपर निकाला था ना 70, तो 70 में सपोज करो ये भी 10 आए, तो 10 माइनस 10 कितने हो गए, 50। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये है एलिजिबल ITC टू बिजनेस एंड टैक्सेबल इन दिस। तो टोटल एलिजिबल ITC कितना हो गया, एक तो ऊपर ITC आया था जो सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर टैक्सेबल था,
है ना, और प्लस अभी अभी आपने 50 निकाला कॉमन में से छाट कर, तो 2 हो गए। तो इसलिए हमेशा याद रखना, आपके जो भी एलिजिबल आईटीसी पूछेंगे ना, तो हमेशा एलिजिबल आईटीसी में 2 आएंगे। पहला जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए होगा, और दूसरा जो आपने कॉमन क्रेडिट में से टैक्सेबल सप्लाई के लिए छांट के निकाला होगा, ये दोनों आ जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपोर्शनमेंट। इतना बहुत आसान है अगर आप इस टर्मिनोलॉजी और इस पूरे प्रोसीजर को एक बारी में समझ लेते हो। ठीक है, नीचे आपको एब्रीविएशन दिखा दिए है ना, यहाँ पे लिख दिया इसका मतलब क्या क्या है, सर्विसेज, क्रेडिट, लेजर है, एग्जाम सप्लाई, राइट। नीचे भी वही चीज़ है, अपोर्शनमेंट नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये जो ऑरेंज बॉक्सेज हैं ये एक बार समझ लेते हैं, ये इसी को स्पेसिफाई करेंगे। देखो, C3 विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ITC ऑफ दिस। जो C3 आप निकालोगे है ना कॉमन वाला, वो आप सबका अलग निकालोगे, तो वो कॉमन क्रेडिट सबका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग। फिर क्या है, D1 एंड D2 जो अभी हमने इनएलिजिबल वाला पोर्शन निकाला, विल बी कंप्यूटेड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बाय टेकिंग एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। मैंने बताया था ना अभी, ES डिवाइड बाई TS, वो इफ़ दिस अमाउंट इज़ मोर देन द अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स्ड एवरी मंथ, है ना, ये अमाउंट ज़्यादा निकल गया, तो डिफरेंशियल अमाउंट विल बी रिवर्स्ड इन एनी ऑफ द मंथ टिल सेप्टेम्बर। आने वाले कमिंग मंथ का आप फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर महीना होगा उसकी जो रिटर्न होगी, जो बचा हुआ डिफरेंस होगा वो उसमें सेट ऑफ कर लेना आप, सक्सीडिंग अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम अप्रैल से 1 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पेमेंट करोगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा है ना। देखो, आप हर महीने जितना जितना रिवर्स करते हो उससे ज़्यादा अमाउंट ये आ गया। आपने रिवर्स हर महीने किया 1000 रुपये, तो पूरे साल में हो गए 12000, और ये रिवर्सल आ गई 15 की, तो डिफरेंस कितना हो गया, 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3000 का फालतू रिवर्सल है। इस फालतू रिवर्सल को आपको टिल कब तक करना है, सितंबर मंथ की रिटर्न तक, इस तक करना है आपको, राइट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ दिस अमाउंट इज़ लेस, सपोज करो आपका रिवर्सल 12 था और ये अमाउंट 10 आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में बात करेंगे तो 10 माइनस 12 हो जाएगा। तो वही लिखा है, अगर कम है तो द एडिशनल अमाउंट, जो भी आप फालतू गवर्नमेंट को 2000 दिया आपने, वो हैज़ टू बी क्लेम बैक एज क्रेडिट इन द रिटर्न टिल दिस। आप उसमें से क्रेडिट क्लेम कर लेना। फालतू आ रहा है तो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ज़्यादा दे रखा है और कम आ रहा है इस पर, है ना, तो आप मांग सकते हो। एग्जाम सप्लाई इंक्लूड रिवर्स चार्ज, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ बता दिया था, और जो भी होती हैं शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होंगी, ठीक है ना। एक्सक्लूड वो लैंड एंड बिल्डिंग वाला कर दिया था, है ना, ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है, एक्टिविटी इन दिस भी देखो एक्सक्लूड कर रहे हैं। एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड वो एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 में होती हैं, क्योंकि शेड्यूल 3 वाली जितनी है वो तो नॉन टैक्सेबल होती है, उन पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो एग्जाम्प्ट में कहाँ से आएंगी, राइट, वो हटा देते हैं। हाँ, एक्सेप्ट द सेल एंड लैंड एंड बिल्डिंग व्हेन द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव पोस्ट, कंप्लीट होने के बाद अगर पैसा मिलता है तो, विच एवर इज अर्लियर, तो वो वाला केस में ये पूरी एक्टिविटी को हटा देंगे। फिर सेकंड, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन वोन देना, ये सब करना, ये भी एग्जेम्प्ट नहीं होता, है ना। जब आपने, ये नहीं होता उन वाले एक्स्ट्रा बिजनेस वालों को क्या कहते थे कि यार हमारे का तो इंटरेस्ट की इनकम है, आप उसको क्यों GST में ले रहे हो, तो वो भी GST में इन्होंने नहीं ली, इसलिए तो उसको एग्जेम्प्ट में डाल दिया। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने, पर देखा ना, इंटरेस्ट इनकम एंड शैल बी प्रोवाइडेड बाय पर्सन अदर देन बैंकिंग दिस। अगर आप बैंकिंग NBFC से छोड़कर कहीं और से इंटरेस्ट कमा रहे हो तो वो एक्सक्लूड नहीं है, और बैंकिंग वगैरह से ले रहे हो तो एक्सक्लूड है। तो इसीलिए याद रखना, एग्जाम सप्लाई में इन्होंने शेड्यूल 3 को हटा रखा है, उसमें से वो सेल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पोस्ट कंप्लीशन रिसीवमेंट को नहीं लिया, और क्या क्या इसमें से ले लिया, इंटरेस्ट और जो भी आपको डिपॉजिट मिलता था वो भी ले लिया इन्होंने, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट डिपॉजिट छोड़ दिया, वो जो आपने रिलेटिव से लिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लो, आउटबाउंड ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, ये भी इन्होंने एग्जेम्प्ट में ले ली, एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। 3 चीज़ें। नेक्स्ट, नीचे लास्ट 2 पॉइंट्स, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई एंड द टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड। याद रखना, तो टर्नओवर्स होती हैं वो हमेशा कभी भी टैक्स इंक्लूड नहीं करती हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेड होती हैं। तो दीज आर एक्सक्लूडेड द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, सेंट्रल टैक्स, वैट। 4th पॉइंट लास्ट, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एग्जाम सप्लाई ले रहे हो अगर आप, लैंड एंड बिल्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉर सिक्योरिटीज़ 1%, आपकी हमेशा वैल्यू 1% ली जाएगी ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, ठीक है। वैल्यू एग्जाम्प्ट में लेनी होगी ना, तो वो हमेशा 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी लेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास क्रेडिट कैसे लेंगे या पोर्शन कैसे करेंगे,
और उसके बाद के रूल्स एंड रेगुलेशन, एग्जाम सप्लाई कैसे टोटल होगा, टोटल टर्नओवर कैसे लेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देख लेंगे कि हमें क्या करना है। हाँ, ये डी पॉइंट कर रहा है, क्या चीज़ है ये, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट कैपिटल गुड्स का। फिर इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, करना है। तो अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है ना। तो टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, कैपिटल गुड्स करेंगे। थैंक यू।